नमस्कार। मैं राकेश कुमार और आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन क्लास 12 का फिज़िक्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अस्थिर वैद्युतिकी का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, आज उसी को हम आगे शुरू करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा विद्युत क्षेत्र, जिसे ई वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आज हम विद्युत क्षेत्र के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्षेत्र के बारे में या फील्ड के बारे में। देखिए, फिजिक्स में आपके दो तरह के बल होते हैं और इन बलों की दो श्रेणियों के नाम हैं आपके स्पर्शी बल और अस्पर्शी बल। अब पहले बात करते हैं स्पर्शी बल की, कॉन्टैक्ट फोर्स। स्पर्शी बल इस तरह के बल होते हैं जो केवल भौतिक स्पर्श या भौतिक संपर्क के द्वारा लागू होते हैं। मतलब ये कि ये बल तभी लागू होंगे या इन बलों को तभी आरोपित किया जा सकता है जब आप किसी वस्तु को, किसी कण को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसको भौतिक रूप से स्पर्श करते हैं या उसके साथ आपका भौतिक संपर्क होता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए आपका घर्षण बल। घर्षण बल दो सतहों के बीच में तब लगता है जब दोनों सतहें एक दूसरे के साथ भौतिक संपर्क में होती हैं और भौतिक संपर्क में होने के बाद उनके बीच में सापेक्ष गति होती है। अगर दो वस्तुएं एक दूसरे के साथ भौतिक संपर्क की अवस्था में नहीं हैं तो उन दोनों के बीच में घर्षण बल लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो स्पर्शी बल ऐसे बल जिन्हें आरोपित होने के लिए भौतिक स्पर्श या भौतिक संपर्क की आवश्यकता होती है, उन्हें स्पर्शी बल कहते हैं। ये आपका भौतिक स्पर्श या भौतिक संपर्क प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों तरह से हो सकता है। अब दूसरे तरह के बल है आपके अस्पर्शी बल या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे बल जिनको आरोपित होने के लिए भौतिक स्पर्श या भौतिक संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब ये कि ये बल बिना छुए भी आपके आरोपित किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए आपका धरातल है और यहाँ कोई वस्तु है। अगर आप इसको मुक्त रूप से छोड़ेंगे तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पृथ्वी की ओर गति करेगी, जिसे आप मुक्त पतन कहते हैं। अब इस मुक्त पतन के दौरान धरातल आपका यहाँ है और यहाँ वो वस्तु है जिसको आपने मुक्त अवस्था में छोड़ा है। धरातल और इस वस्तु के बीच में कोई भौतिक संपर्क नहीं है, इसके बावजूद इस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होता है और उस गुरुत्वीय बल के प्रभाव में ये वस्तु धरातल की ओर गति करती है, जिसे आप मुक्त पतन कहते हैं। यहाँ धरातल के द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल बिना किसी भौतिक संपर्क या बिना किसी भौतिक स्पर्श के लग रहा है। तो आप कह सकते हैं कि गुरुत्वीय बल अस्पर्शी बल की श्रेणी में आता है। अब एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि मान लीजिए ये आपकी एक चुंबक है जिसका ये उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है और यहाँ पर कोई आपकी लोहे की वस्तु रखी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि ये लोहे की वस्तु इस चुंबक की ओर आकर्षित होती है, अर्थात ये चुंबक इस लोहे की वस्तु पर चुंबकीय बल आरोपित करती है। हालांकि लोहे और इस चुंबक के बीच में किसी तरह का कोई भौतिक संपर्क या स्पर्श मौजूद नहीं है, इसके बावजूद ये चुंबक इस लोहे के टुकड़े को अपनी ओर चुंबकीय बल से आकर्षित करती है। मतलब ये कि इस चुंबक के द्वारा आरोपित चुंबकीय बल किसी भी भौतिक संपर्क या स्पर्श का मोहताज नहीं है। मतलब चुंबकीय बल बिना छुए भी आपका आरोपित किया जा सकता है। मतलब ये भी आपका अस्पर्शी बल की श्रेणी में आता है। अब एक तीसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई धनावेशित वस्तु है और इसके निकट यहाँ कोई ऋणावेशित वस्तु रखी हुई है। जाहिर सी बात है कि एक धनावेशित है, दूसरी ऋणावेशित है, तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे को परस्पर आकर्षित करेंगी। अब इस धनावेशित वस्तु द्वारा इस ऋणावेशित वस्तु पर अपनी तरफ आकर्षण बल या जिसको स्थिर वैद्युत बल या कूलॉम बल आप कहते हैं, आरोपित होता है। हालांकि दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच में किसी तरह का कोई भौतिक संपर्क नहीं है, इसके बावजूद भी ये धनावेशित वस्तु इस ऋणावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अर्थात ये आपकी धनावेशित वस्तु इस ऋणावेशित वस्तु को बिना छुए अपनी तरफ खींच रही है। अगर यहाँ पे एक धनावेश के निकट अगर कोई दूसरा धनावेश होता तो बिना स्पर्श के एक धनावेश दूसरे धनावेश को प्रतिकर्षित करता,
तो आप कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युत बल या कूलाम्ब बल भी किसी संपर्क या किसी स्पर्श का मोहताज नहीं है, ये बिना छुए भी आपस में आरोपित हो सकते हैं। तो ये जो हमने 3 बल पढ़े अभी, ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, और एक चुंबक के द्वारा लोहे के टुकड़े पर लगने वाला चुंबकीय बल, या 2 आवेशों के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, इन सभी बलों को आरोपित होने के लिए किसी तरह के भौतिक संपर्क या भौतिक स्पर्श की आवश्यकता नहीं है, अर्थात ये बिना छुए भी आरोपित हो सकते हैं। ऐसे बलों की जब आप बात करते हैं जो बिना छुए भी लगते हैं, तब वहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है क्षेत्र का, या जिसको आप फील्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की या फिर 2 आवेशों के बीच में उत्पन्न होने वाले क्षेत्र की। तो फिलहाल हमारे लिए वही आपका तवज्जो देंगे उसी के ऊपर। तो मान लीजिए कि यहाँ एक मान लीजिए कि यहाँ मुक्त आपका क्षेत्र है, या जिसको फ्री स्पेस आप कहते हैं। ठीक है, यहाँ फिलहाल कुछ भी नहीं रखा हुआ है, ये सिर्फ खाली जगह है जिसमें कुछ भी मौजूद नहीं है। जब इस खाली जगह पे कुछ भी मौजूद नहीं है, तो ये खाली जगह जो है वो किसी भी बाहरी वस्तु पर किसी तरह का कोई बल आरोपित नहीं कर सकती, क्योंकि इस खाली जगह को इस बात का इल्म ही नहीं है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कूलाम्ब बल क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई आवेश है ही नहीं। अब अगर मान लीजिए कि आप बाहर से कोई आवेश लेकर आते हैं कैपिटल Q, जब आप इस खाली जगह पर बाहर से कोई आवेश लेकर आएंगे, तो इस आवेश के ऊपर किसी भी तरह का कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो खाली जगह थी, इसमें विद्युत क्षेत्र या कूलाम्ब बल से संबंधित कोई भी गुणधर्म आपका मौजूद था ही नहीं, यहाँ पहले से कुछ था ही नहीं। तो इस आने वाले आवेश कैपिटल Q पर किसी तरह का कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा। अब जब आप इस कैपिटल Q को इस खाली जगह में रख देंगे, तो अब ये कैपिटल Q आवेश क्या करेगा कि पहले जो खाली जगह जो आपकी विद्युत क्षेत्र कूलाम्ब बल या स्थिर विद्युत बल से वाकिफ नहीं थी, अब ये कैपिटल Q आवेश अपने आसपास के क्षेत्र का परिचय कराएगा, आसपास के क्षेत्र को रूबरू कराएगा एक नए प्रकार के बल से, जिसको स्थिर विद्युत बल या कूलाम्ब बल अपन कहते हैं। मतलब ये कि जो खाली जगह पहले नहीं जानती थी कि कैसे कूलाम्ब बल के द्वारा आकर्षित या कैसे कूलाम्ब बल के द्वारा प्रतिकर्षित किया जाता है, अब इसके आसपास का क्षेत्र इस बात से रूबरू हो चुका है, इस बात से वाकिफ हो चुका है, इस बात को जान चुका है कि कूलाम्ब बल क्या होता है, कौन से केस में प्रतिकर्षित करते हैं, कौन से केस में आकर्षित करते हैं। तो अब अगर इसके नज़दीक आप इसी क्षेत्र में कोई दूसरा छोटा आवेश लेके आएंगे स्मॉल q, तो जैसे हम पहले कैपिटल Q लेके आए थे, तो हमें किसी तरह का कोई अनुभव नहीं हुआ था आकर्षण या प्रतिकर्षण का। ठीक है, अब अगर आप स्मॉल q आवेश को इस पॉइंट पर लेकर आएंगे, इस पॉइंट को आप P मान लीजिए और इस पॉइंट को O मान लीजिए। जब आप इस पॉइंट P पर ये छोटा सा आवेश स्मॉल q लेकर आएंगे, तो ये स्मॉल q आवेश जो है वो कूलाम्ब बल का अनुभव करेगा। अगर इन दोनों की प्रकृति समान है, तो ये स्मॉल q आवेश जो है वो अपने ऊपर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, और अगर दोनों की प्रकृति विपरीत है, तो इसके द्वारा महसूस किया जाने वाला जो कूलाम्ब बल होगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा। तो इस स्मॉल q आवेश पर इस कैपिटल Q आवेश के कारण इनकी प्रकृतियों के अनुरूप आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने कैपिटल Q आवेश को तो बिंदु O पर रखा था और स्मॉल q आवेश को इस बिंदु P पर रखा था, और मान लीजिए कि दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है आपके स्मॉल r। दोनों के दोनों बिना किसी संपर्क या बिना किसी कांटेक्ट या बिना एक दूसरे को छुए भी अगर कूलाम्ब बल का अनुभव करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तो ऐसा कैरियर था, ऐसा वाहक था जो कूलाम्ब बल को कैपिटल Q से कहाँ लेकर जाता है, स्मॉल q पर। ठीक है, मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ थी जो कूलाम्ब बल को कैपिटल Q से लेकर कहाँ जाती है, स्मॉल q तक लेकर जाती है, और जब वो बल स्मॉल q तक पहुँचता है, तब जाके स्मॉल q पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है। मतलब ये कि जब भी आप किसी मुक्त जगह पर या फ्री स्पेस में कोई आवेशित कण ला के रखते हैं, तो वह आवेशित कण अपने चारों ओर के क्षेत्र में अपना एक प्रभाव क्षेत्र बनाता है।
और अगर उस प्रभाव क्षेत्र में आप कोई दूसरा आवेश लेकर आएंगे तो वो दूसरा आवेश कूलाम्ब बल का अनुभव करेगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित कोई अन्य आवेश कूलाम्ब बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और जब भी कोई बल बिना किसी संपर्क या बिना किसी स्पर्श के लगता है तो इसका मतलब ये है कि वहां उस बल का क्षेत्र मौजूद है। वो क्षेत्र उस बल के लिए कैरियर या फिर वाहक का काम करता है जो बल को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी कि किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का मतलब ये कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आपका तीनों विमाओं के अंदर होता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायमेंशन में और जेड डायमेंशन में, तीनों की तीनों दिशाओं में आपका होता है। एक्स में भी होता है, वाई में भी होता है, जेड में भी होता है। मतलब कि जो क्षेत्र है वो एक आपका त्रिविमीय घटना होती है जो एक्स वाई जेड तीनों विमाओं के अंदर आरोपित होता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश कूलाम्ब बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये तो विद्युत क्षेत्र का फिजिकल मीनिंग या भौतिक अर्थ हुआ। ठीक है, भौतिक अर्थ क्या हुआ कि अगर आप किसी मुक्त जगह पर या किसी खाली जगह पर कोई आवेश रखेंगे तो वो आवेश अपने चारों तरफ अपना एक प्रभाव क्षेत्र बनाएगा, एक ऐसा क्षेत्र बनाएगा जिसमें वो आवेश इस सक्षम है कूलाम्ब बल लगाने के लिए। और उस कूलाम्ब बल को अनुभव करने के लिए आप बाहर से कोई और आवेश लेकर आएंगे स्मॉल क्यू, तो अगर उस प्रभाव क्षेत्र में वो बाहर से आने वाला आवेश जब आएगा तो उस बाहर से आने वाले आवेश पर ये आवेश जो पहले से यहाँ रखा हुआ है वो अपने विद्युत क्षेत्र के कारण इस बाहर से आने वाले आवेश पर कूलाम्ब बल आरोपित करेगा। कूलाम्ब बल की प्रकृति इन दोनों आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करेगी। अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, और अगर दोनों बल आपके विपरीत प्रकृति के हैं तो इनके बीच में आकर्षण लगेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी परिभाषा की। आंकिक मान अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, आंकिक मान भी पढ़ेंगे अपन। तो विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट क्या था आपका कि हमने दो तरह के बल पढ़े थे, स्पर्शी बल और अस्पर्शी बल। स्पर्शी बल वो जो केवल छूने से या भौतिक संपर्क से या भौतिक स्पर्श के द्वारा आरोपित होते हैं। वो स्पर्श या संपर्क जो है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष हो सकता है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था घर्षण बल। घर्षण बल दो सतहों के बीच में तभी आरोपित होता है जब दोनों सतहें एक दूसरे को छू रही होती हैं। अगर दोनों सतहें एक दूसरे के साथ भौतिक संपर्क की अवस्था में नहीं है तो उनके बीच में किसी तरह का कोई भी घर्षण बल आरोपित नहीं होगा। दूसरी हमने श्रेणी पढ़ी थी अस्पर्शी बल। ऐसे बल जो बिना छुए एक दूसरे पर आरोपित होते हैं, मतलब जिनको आरोपित होने के लिए किसी तरह के भौतिक संपर्क या भौतिक स्पर्श की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपन ने उदाहरण लिया गुरुत्वीय बल का। ठीक है, पृथ्वी जो है वो सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर आप किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को छोड़ेंगे तो वो वस्तु आपकी मुक्त पतन के द्वारा धरातल की ओर गतिमान होगी। अब धरातल और वस्तु के बीच में किसी तरह का कोई भौतिक संपर्क नहीं है, पर भौतिक संपर्क ना होने के बावजूद भी गुरुत्वीय बल उस वस्तु पर लगता है। मतलब ये कि जो पृथ्वी है वो चारों तरफ अपना एक प्रभाव क्षेत्र बना के रखती है, अपना गुरुत्वीय क्षेत्र बना के रखती है, और उस गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर कोई द्रव्यमान होगा तो वो गुरुत्वीय बल का अनुभव जरूर करेगा। दूसरा हमने उदाहरण लिया था चुंबक और उसके नज़दीक रखा हुआ एक लोहे का टुकड़ा। चुंबक को जब आप किसी जगह पे रखेंगे तो चुंबक भी अपने चारों तरफ अपना एक प्रभावी क्षेत्र बनाएगी, और उस प्रभावी क्षेत्र में अगर आप कोई लोहे का टुकड़ा या कोई दूसरी चुंबक लेकर आएंगे तो वो लोहे का टुकड़ा, वो आपकी दूसरी चुंबक, ये दोनों के दोनों क्या अनुभव करेंगे? ये दोनों के दोनों चुंबकीय बल का अनुभव करेंगे। ठीक है, और चुंबक के चारों तरफ बनाए हुए उस प्रभावी क्षेत्र को आप चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं। इसी तरह से जब आप एक खाली जगह पर कोई विद्युत आवेश लेकर आते हैं तो वो आवेश चारों तरफ अपना एक प्रभाव क्षेत्र बनाता है, और उस प्रभाव क्षेत्र में अगर आप बाहर से कोई दूसरा आवेश लेकर आएंगे तो वो आवेश अपने ऊपर एक कूलाम्ब बल अनुभव करेगा। ठीक है, अगर ये दोनों आवेशों की प्रकृति समान हुई तो अनुभव किया जाने वाला कूलाम्ब बल आपका प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, और अगर दोनों आवेशों की प्रकृति एक दूसरे से विपरीत हुई तो अनुभव किया जाने वाला कूलाम्ब बल आकर्षण प्रकृति का होगा। ठीक है, तो विद्युत आवेश किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश कूलाम्ब बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब बात करेंगे आंकिक मान की।
देखिए विद्युत क्षेत्र जो होता है आपका E, उसके मान की अगर आप बात करें तो वो होता है F/Q। अगर आप Q का मान 1 कूलाम लें प्लस 1 कूलाम, तो विद्युत क्षेत्र का जो मान था वो किसके बराबर आएगा? बल के मान के बराबर आएगा। मतलब ये कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का परिमाण उस बिंदु पर एकांक धनावेश पर, Q का मान कितना ले रहे हैं आप? 1 कूलाम ले रहे हैं, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण उस बिंदु पर उपस्थित एकांक धनावेश पर लगने वाले कूलाम बल के परिमाण के बराबर होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होगी कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण उस बिंदु पर उपस्थित एकांक धनावेश प्लस 1 कूलाम पर आरोपित कूलाम बल के परिमाण के बराबर होता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धनावेश पर लगने वाले कूलाम बल के परिमाण के बराबर होती है। और इसका फॉर्मूला होता है आपका स्मॉल q आवेश पर लगने वाला कूलाम बल कैपिटल F बटे में स्मॉल q आवेश। ठीक है, जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आपका पैदा होता है, उत्पन्न होता है, उसे स्रोत आवेश कहते हैं। और दूसरा बाहर से लाया गया आवेश जो अपने ऊपर कूलाम बल का अनुभव करता है, उसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। तो दो तरह के आवेश हैं, एक तो वह मौलिक आवेश जो विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है, उसे स्रोत आवेश के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ है। मतलब जिस ऐसी बात नहीं है कि स्मॉल q जो आप लेके आएंगे वो अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, वो भी अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, पर यहाँ हम किसका विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं? कैपिटल Q आवेश का। तो जिस आवेश के विद्युत क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं उस आवेश को स्रोत आवेश कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र इसी आवेश की पैदाइश है। और बाहर से लाया गया आवेश जो कूलाम बल का अनुभव कर रहा है उसको आप परीक्षण आवेश बोलेंगे। ठीक है, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला कूलाम बल डिवाइडेड बाय या बटा परीक्षण आवेश का परिमाण। तो जब आप परीक्षण आवेश पर लगने वाले कूलाम बल को परीक्षण आवेश के परिमाण से विभाजित करेंगे तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण प्राप्त होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होती है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण उस बिंदु पर इकाई धनावेश के द्वारा अनुभव किए गए कूलाम बल के परिमाण के बराबर होता है, या फिर एकांक धनावेश पर आरोपित कूलाम बल का परिमाण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो परिभाषाएं हुई, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण उस बिंदु पर उपस्थित एकांक धनावेश के द्वारा अनुभव किए गए कूलाम बल के परिमाण के समान होता है, या फिर एकांक धनावेश पर लगने वाले कूलाम बल का परिमाण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान होता है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर निकालनी हो तो उस बिंदु पर आप एक आवेश लेकर आएंगे, परीक्षण आवेश। ठीक है, और उस आवेश पर लगने वाला कूलाम बल निकालेंगे। अब और उस कूलाम बल को आप उस परीक्षण आवेश के परिमाण से विभाजित करेंगे तो आपको इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। अब देखिए, स्रोत आवेश हमने किसको बोला था? जिसके विद्युत क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, या ऐसा आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। सब आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। ये स्मॉल q आवेश भी आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, हमेशा करता है, परंतु यहाँ जिस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आप गणना कर रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया गया है? आपका कैपिटल Q के द्वारा उत्पन्न किया गया है। इसलिए इस कैपिटल Q को आप क्या बोलेंगे? स्रोत आवेश बोलेंगे। ठीक है, परीक्षण आवेश बाहर से लाया हुआ एक बहुत सूक्ष्म आवेश होता है, या आप कह सकते हैं कि नाम मात्र का आवेश होता है जिसका परिमाण लगभग 0 के बराबर होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब आपको लगभग 0 के बराबर ही आवेश लेकर आना था तो आप आवेश लाई क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र मौजूद है, ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने बिंदु O पर कैपिटल Q आवेश रखा है तो जाहिर सी बात है ये कैपिटल Q अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ये बात तो तय है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, उसकी मौजूदगी है।
पर हम जानना चाहते हैं कि वो विद्युत क्षेत्र कितना है। जब आप उस विद्युत क्षेत्र का मात्रात्मक अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसी वस्तु लेकर आनी पड़ेगी जो वस्तु कूलाम्ब बल को अनुभव करती हो, और कूलाम्ब बल को अनुभव करने की काबिलियत सिर्फ और सिर्फ किस में होती है? आवेश में होती है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की जब आप मात्रात्मक अध्ययन करना चाहते हैं, जब आप उसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, तब हमें बाहर से आवेश लाना पड़ता है, क्योंकि आवेश में ही काबिलियत होती है कूलाम्ब बल को या विद्युत क्षेत्र को अनुभव करने की। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र है या नहीं है, और अगर है तो कितना है, ये तभी पता चलेगा ना जब आप इस गुरुत्वीय क्षेत्र में द्रव्यमान लेके जाएंगे। आप कोई ऐसे कण लेके गए जिसमें द्रव्यमान है ही नहीं, तो वो उस बिंदु पर गुरुत्वीय बल का अनुभव ही नहीं करेगा, और गुरुत्वीय बल का अनुभव ही नहीं करेगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वहां पे गुरुत्वीय क्षेत्र कितना है? तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की मौजूदगी के बारे में हमें बिल्कुल भी संशय नहीं था। हमें सिर्फ ये जानना था कि इस विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी है, इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, और मान ज्ञात करने के लिए हम कोई ऐसी चीज लेके आएंगे जो विद्युत क्षेत्र या कूलाम्ब बल के साथ इंटरेक्शन कर सकती हो, उसके साथ गुफ्तगू कर सकती हो। और कूलाम्ब बल या विद्युत क्षेत्र के साथ बात करने की, उसके साथ गुफ्तगू करने की काबिलियत जो है वो केवल और केवल आवेशित वस्तु में होती है। इसलिए हमें बाहर से आवेश लेकर आना पड़ा। ये हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब था कि हम आवेश बाहर से लेके आए क्यों। जब विद्युत क्षेत्र कैपिटल क्यू ने उत्पन्न किया है, सारा कुछ कैपिटल क्यू का किया धरा है, तो हमें स्मॉल क्यू की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि बिना आवेश के विद्युत क्षेत्र का मात्रात्मक अध्ययन आप कर कैसे सकते हैं। अब दूसरी बात कि जब आपको बाहर से आवेश लाने की जरूरत आन पड़ी तो आप नाम मात्र का आवेश क्यों लेके आ रहे हैं? आप कोई भारी भरकम बड़ा सारा आवेश लेके आइए। अब होगा ये कि आप इस कैपिटल क्यू का विद्युत क्षेत्र जो है उसकी गणना करना चाहते थे, और हमने बाहर से आवेश लाना पड़ा क्योंकि विद्युत क्षेत्र को फील करने वाला, विद्युत क्षेत्र को अनुभव करने वाला, कूलाम्ब बल के साथ गुफ्तगू करने वाला केवल और केवल आवेश होता है। तो जब आप आवेश लाने ही वाले थे, तो जब लाना ही था तो बहुत बड़ा लेके आते हैं। अगर आप मान लीजिए कि कोई बहुत बड़े मात्रा में आवेश लेकर आ गए, कोई भारी भरकम टार्जन टाइप अगर आप आवेश यहाँ पर लेकर आते हैं, तो होगा ये कि जब इस आवेश का परिमाण बहुत ज़्यादा होगा तो इनके बीच में लगने वाले कूलाम्ब बल का परिमाण भी बहुत ज़्यादा होगा, और खुदा ना खास्ता अगर इनके बीच में लगने वाले कूलाम्ब बल का परिमाण इतना ज़्यादा हुआ कि मान लीजिए दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तब दोनों एक दूसरे को इतना स्ट्रांगली और इतना प्रबलता से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे कि हमारा ये जो स्रोत आवेश था वो तो आपका गायब हो जाएगा यहाँ से। अब पता चला कि जिसका विद्युत क्षेत्र हम जानने की कोशिश कर रहे थे, एक बड़ा आवेश लाके यहाँ रखे, तो पता चला कि जिसके विद्युत क्षेत्र की गणना हम करना चाहते थे वो यहाँ से आपका गायब हो गया, तो बात खत्म। ठीक है, अगर मान लीजिए इनके बीच में आकर्षण लगा तो ये भारी भरकम आवेश इस छोटे मोटे कैपिटल क्यू को अपनी तरफ आकर्षित करके दोनों आपके एक हो जाएंगे। तो पता चला कि जिसका विद्युत क्षेत्र की गणना हम कर रहे थे वो आवेश तो एकदम से यहाँ से आपका बिल्कुल मिस्टर इंडिया हो गया। अब ऐसा तो नहीं करना चाहते अपन, हम चाहते हैं कि किसी भी तरह की तनाव की स्थिति ना बने, स्थिति जो थी वो शांतिपूर्ण बनी रहे, अंडर कंट्रोल बनी रहे। इसलिए बाहर से जो आवेश लाएंगे वो नाम मात्र का आवेश होगा, उस पर केवल इतना आवेश होगा कि भैया तुम फील करोगे पर एक्शन नहीं लोगे। ठीक है, तो बाहर से जो आपका छोटा आवेश आ रहा है स्मॉल क्यू, उसका मान इतना कम रखा जाता है कि उस पर कूलाम्ब बल आरोपित होगा, वो विद्युत क्षेत्र को फील करेगा, पर उसके आवेश का परिमाण इतना कम होगा कि इनके बीच में लगने वाला कूलाम्ब बल बहुत कम होगा, और इतना कम होगा कि उस कूलाम्ब बल की मौजूदगी से अपना स्रोत आवेश हिलने वाला नहीं है और ना ये भाई साहब कहीं जाने वाले। इसलिए परीक्षण आवेश की जो मात्रा थी वो नाम मात्र की रखी जाती है, क्योंकि भारी भरकम आवेश लेके आएंगे तो ये भारी भरकम आवेश अपने स्रोत आवेश को या तो यहाँ से भगा देगा या फिर ये आपस में एक हो जाएंगे, और दोनों ही परिस्थितियां हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो है जैसा है वहीं पर रहे। इसके लिए बाहर से जो आप आवेश लेकर आ रहे हैं वो बहुत ही आपका नेग्लिजिबल टाइप का, बिल्कुल जीरो टाइप का नाम मात्र का आवेश लेके आएंगे। उसमें आवेश की मात्रा सिर्फ इतनी होगी कि वो कूलाम्ब बल और विद्युत क्षेत्र को फील कर सकता है पर कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो जो जहां था वो वहीं पे रहेगा, किसी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अगर आवेश ने यहाँ पे दौड़ भाग स्टार्ट कर दी तो ये जो आपका पॉइंट था, ये जो आपका टॉपिक था, वो स्थिर वैद्युतिकी से उठ के और सीधा आपका चुंबकत्व में चला जाएगा, क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी केवल स्थिर आवेशों का अध्ययन करती है। ऐसे आवेश जो अपनी जगह पे
स्थिर हैं। अगर ये आवेश आपके अचानक से यहाँ से निकल लिए या यहाँ से भागदौड़ शुरू हो गई तो स्थिर वैद्युतिकी के अंदर तो इनको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो स्रोत आवेश वो आवेश होता है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और परीक्षण आवेश एक नाम मात्र का नगण्य आवेश होता है जो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र के मात्रात्मक अध्ययन के लिए प्रयुक्त होता है। परीक्षण आवेश की मात्रा नाम मात्र की या नगण्य या ना के बराबर या 0, 0, 0 इसलिए रखी जाती है ताकि इस आवेश की मौजूदगी से अपने स्रोत आवेश की स्थिति में किसी तरह का कोई परिवर्तन ना हो। ठीक बात। अब करते हैं कैलकुलेट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले कूलाम बल का मान निकालिए, और कूलाम बल का मान निकालने के बाद उस बल को परीक्षण आवेश के परिमाण से डिवाइड कर दीजिए। तो पहला स्टेप क्या था, कूलाम बल का परिमाण निकालना है, तो निकालिए परिमाण। कूलाम बल का परिमाण क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलाम दो आवेशों के बीच में लगने वाले कूलाम बल का परिमाण होता है Q1 Q2 बटे r²। तो करिए कि पहला आवेश मान लीजिए हमारा स्रोत आवेश कैपिटल Q, दूसरा आवेश परीक्षण आवेश आपका स्मॉल q, बीच की दूरी आपकी r है तो हो गया r²। तो पहला स्टेप था दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले कूलाम बल की वैल्यू को ज्ञात करना, कर लिया हमने। दूसरा स्टेप क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको निकालनी है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए जो कूलाम बल आपने निकाला है उसमें परीक्षण आवेश का भाग दे दीजिए। तो कोई बात नहीं, जो बल हमने निकाला था कैपिटल Q स्मॉल q बटे r², इसमें भाग किसका देना है, परीक्षण आवेश का, वो नाम मात्र का 0 आपका आवेश जो हम बाहर से लेके आए थे, स्मॉल q का भाग दे दिए। अब स्मॉल q का जब आप भाग दीजिएगा तो q से q आपका कैंसिल हो जाएगा, और जब q से q आपका कैंसिल हो गया तो पीछे क्या बचेगा, k कैपिटल Q बटे r²। ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, तो किया कैसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी, एकांक धनावेश पर आरोपित कूलाम बल के परिमाण को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E बराबर क्या था, दोनों आवेशों के बीच मतलब स्रोत और परीक्षण आवेश के बीच में लगने वाला कूलाम बल बटे में परीक्षण आवेश की मात्रा। तो पहले आप निकालिए दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला कूलाम बल, फिर उसको परीक्षण आवेश की मात्रा से विभाजित करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। तो पहले हम F कैलकुलेट किए, F का फॉर्मूला क्या था, Q1 Q2 बटे r²। तो K पहला आवेश कैपिटल Q, दूसरा आवेश स्मॉल q बटे में आपका r²। दूसरा स्टेप क्या था कि जो आपने कूलाम बल निकाला है उसको परीक्षण आवेश की मात्रा से डिवाइड कर दीजिए। तो कोई बात नहीं, अपन ने कैपिटल E बराबर K कैपिटल Q स्मॉल q बटे r², ये तो हमारा बल का मान था, इस बल को हमने स्मॉल q से डिवाइड कर दिया, Q से Q आपका कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, K कैपिटल Q बटे r²। ये हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फाइनल फार्मूला है। अब इस फॉर्मूले को अगर आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला है अपना K मतलब किस पर डिपेंड करता है, K की वैल्यू निर्वात के लिए 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। ठीक है, मतलब निर्वात के लिए 9 × 10⁻9 होती है, निर्वात के अलावा वायु के लिए भी यही होती है, पर निर्वात और वायु के अलावा अगर आप कोई तीसरा माध्यम लेकर आएंगे तो K अपना रंग बदल लेगा। मतलब K की वैल्यू माध्यम पर निर्भर करती है। जब K माध्यम पर निर्भर करता है तो जाहिर सी बात थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो K पर निर्भर करती है वो भी आपकी माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित करने वाला पहला कारक कौन हुआ, माध्यम की प्रकृति। ओके, दूसरा आपका कैपिटल Q स्रोत आवेश, वो आवेश जिसकी पैदाइश है ये विद्युत क्षेत्र। ठीक है, दूसरा कारक जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित करने वाला है वो है स्रोत आवेश का परिमाण, और तीसरी है आपकी परीक्षण बिंदु की दूरी स्मॉल r। मतलब तीन चीजें हैं, किसमें रखा हुआ है आवेश, माध्यम, दूसरा जो आवेश जिसका विद्युत क्षेत्र आप निकाल रहे हैं उस आवेश का परिमाण कितना है, और तीसरा जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं वो बिंदु अपने स्रोत आवेश से कितनी दूरी पर स्थित है। तो तीन ऐसे कारण हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। पहला कारण है आपका माध्यम की प्रकृति, दूसरा स्रोत आवेश का मान, और तीसरा आपका स्रोत आवेश से प्रेक्षण बिंदु P की दूरी। अब यहाँ आपको देख के ताज्जुब हो रहा होगा कि सारी कैलकुलेशन में हम इस नाम मात्र के आवेश स्मॉल q को घसीट रहे थे, पर फाइनल फॉर्मूला में तो आपका स्मॉल q एकदम से एकदम गायब हो गया।
मतलब ये कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो उस पर डिपेंड नहीं करती कि बाहर से कितना आया था। परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर नहीं करती। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा परीक्षण आवेश जो है उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव होता है, तो कोई प्रभाव नहीं होता भाई। फाइनल फॉर्मूला के अंदर स्मॉल क्यू का नामो निशान नहीं है, और नामो निशान इसलिए नहीं है, मान लीजिए कि ये स्मॉल क्यू जो है इसकी जगह हम 2q लेके आ जाते हैं, डबल कर दिया हमने आवेश को। जब आवेश को आप डबल कर देंगे तो इस q की जगह क्या आ जाएगा, 2q। अरे भैया जब आप q की जगह 2q करेंगे तो जिससे आप भाग दे रहे थे वो भी तो 2q ही होगा, ठीक है। तो बल में जो आपका 2q हमने किया, बाद में 2q का ही हमने भाग दे दिया, तो पहले जो q से q कैंसिल हो रहा था अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल फॉर्मूला आपका यही आएगा। तो स्रोत आवेश माध्यम की प्रकृति और स्रोत से परीक्षण बिंदु के बीच की दूरी r, ये 3 चीजें होती हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित करती हैं। परीक्षण आवेश के परिमाण पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर नहीं करती। ये बात आप याद रखिएगा अच्छे से, ठीक बात। अब आते हैं अपन मात्रक और विमा तो करते हैं। E का सूत्र क्या पढ़े, F/Q। तो मात्रक निकालिए सबसे पहले, तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। या इसका एक दूसरा मात्रक भी होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। कैसे होता है देखिए, न्यूटन बटे कूलाम था, उसमें तो कोई शक नहीं है। क्यों, क्योंकि E बराबर F/Q होता है। F अपना बल का मात्रक न्यूटन बटे Q आवेश जिसका मात्रक कूलाम। तो न्यूटन बटे कूलाम जो है इसमें तो किसी तरह की कोई शंका नहीं है आपको, न्यूटन बटा कूलाम तो होगा ही होगा। पर अचानक से हमने ये जो यूनिट आपकी अचानक से इधर लैंड कराई कि वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। आपकी NCERT बुक में छोटा सा तारा लगा के नीचे लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, जो हम आगे के अध्याय में अध्ययन करेंगे। अपन वेट ना करने वाले आगे के चैप्टर का, फिलहाल ही कर लेते हैं। तो न्यूटन बटा कूलाम तो मात्रक था ही। अब अगर आप इसको ऊपर और नीचे मीटर से गुणा कर दें तो किसी तरह का कोई गुना नहीं है, क्योंकि मीटर बटा मीटर का मतलब ये हुआ कि मीटर से मीटर कैंसिल, कितना हुआ 1, और किसी को 1 से गुणा करने पर कुछ भी नहीं बदलता है। तो हमने मीटर से गुणा कर दिया, मीटर से भाग दे दिया। अगर आपको कार्य का फॉर्मूला पता हो तो W बराबर F गुणा S गुणा cos थीटा होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर। मतलब न्यूटन गुणा मीटर को आप क्या लिख सकते हो, जूल लिख सकते हो। तो भैया न्यूटन गुणा मीटर जो था वो हो गया अपना जूल, नीचे गया आपका कूलाम गुणा में मीटर। अगर इस जूल बटे कूलाम गुणा मीटर को मैं ये लिख लूं कि जूल बटे कूलाम गुणा में 1/मीटर, कुछ गलत नहीं किया हम। 10वीं क्लास में अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो विभव का, विद्युत वाले चैप्टर में, तो आपको पता है कि विभव का फॉर्मूला क्या होता था, W/Q। विभव का मात्रक होता था वोल्ट, और इधर आपका कार्य का मात्रक जूल, और बटे में आवेश का मात्रक कूलाम। मतलब जूल बटे कूलाम जो है वो किसके बराबर होता है, आपका विभव के मात्रक वोल्ट के बराबर होता है। तो जूल बटे कूलाम को तो हमने बना लिया वोल्ट गुणा में 1/मीटर। मतलब ये कि क्या हो गया, वोल्ट प्रति मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक तो होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। कैसे बनाएंगे अपन कि न्यूटन बटे कूलाम को मीटर से गुणा और भाग कर दिया। न्यूटन गुणा मीटर, W बराबर F/S cos थीटा। 10 कक्षा 10 में और 11 के अंदर आपने कार्य का ये सूत्र पढ़ा है। तो W बराबर जब F/S cos थीटा होता है तो कार्य का मात्रक जूल, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर। मतलब न्यूटन गुणा मीटर को आप जूल लिख सकते हैं। तो न्यूटन गुणा मीटर हो गया अपना जूल, बटे में कूलाम इंटू मीटर है ही आपका। अब जूल बटे कूलाम गुणा मीटर को क्या लिख सकते हैं आप, जूल बटे कूलाम गुणा में 1/मीटर। अब 10वीं क्लास में आपने विभव का फॉर्मूला पढ़ा है, V बराबर W/Q। V विभव होता था, W कार्य, Q आवेश। विभव का मात्रक वोल्ट बराबर कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। मतलब जूल बटे कूलाम को आप क्या लिख सकते हो, वोल्ट लिख सकते हो।
तो जूल बटे कूलाम को आप वोल्ट लिखेंगे, गुणा में 1/मीटर रहेगा, तो क्या आ गया, वोल्ट प्रति मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होते हैं, पहला मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम और दूसरा मात्रक होता है आपका 1 वोल्ट प्रति मीटर। दो मात्रक हैं, याद रखिएगा। और अब आती है बात विमा की। तो विद्युत क्षेत्र की विमा कितनी होती है? तो देखिए E का सूत्र था आपका F/Q, मात्रक हम पढ़ चुके हैं न्यूटन प्रति कूलाम। अगर आपको याद हो तो बल की विमा या न्यूटन की विमा क्या होती थी, m1L1T-2। आवेश की विमा भी हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या होती है, A1T1। पक्षांतरण करिए, m1 तो वैसा का वैसा ही रहेगा, L1 भी वैसा का वैसा ही रहेगा, T-2 तो ठीक है, पर ये T का +1 ऊपर जाके क्या हो गया, -1, A +1 ऊपर जाके क्या हो गया, -1। तो क्या बन गया, m1L1T-3 A-1। तो भैया विद्युत क्षेत्र की विमा आ गई m1L1T-3 A-1। कैसे निकाली? विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, फोर्स, बल बटे आवेश, या E बराबर F/Q। ठीक है, हमें तो मात्रक क्या निकाला था, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। न्यूटन बल का मात्रक होता है, बल की विमा m1L1T-2 बटे में आवेश की विमा A1T1। m1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, L1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे जो आपका T1 था वो ऊपर जाके T-1 हो जाएगा, A1 जो था वो ऊपर जाके A-1 हो जाएगा। तो m1 L1 -2 और -1 कुल जमा कितना हुआ, -3 और A-1। तो विद्युत क्षेत्र की विमा हो गई m1L1T-3 A-1। ये था भैया आपका विद्युत क्षेत्र। ठीक बात। किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश कूलाम बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाला कूलाम बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, E बराबर F/Q, या जिसका दूसरा सूत्र हमने फाइनली क्या निकाला था, E बराबर KQ/R²। तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, आवेश को जिस माध्यम में रखा आपने उस माध्यम की प्रकृति पर, स्रोत आवेश के परिमाण पर, केवल स्रोत आवेश के परिमाण पर। बाहर से जो परीक्षण आवेश लाए थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, ठीक है। और तीसरा डिपेंड करता है परीक्षण बिंदु की स्रोत आवेश से दूरी r। ठीक बात। अब अगर आप कैपिटल E के परिमाण और दूरी r के बीच में ग्राफ बनाएं तो यहाँ मान लीजिए है आपकी r दूरी मीटर में और यहाँ आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है न्यूटन प्रति कूलाम में। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना। r² इधर आपका नीचे बटा में आ रहा है, मतलब E बराबर 1/r²। मतलब आप आवेश का मान स्थिर रखिए एक जगह और फिर जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी स्रोत आवेश से, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी, विद्युत क्षेत्र आपका कमजोर होता जाएगा, दुर्बल होता जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। तो ग्राफ आएगा आपका कुछ इस तरह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आपकी घटती जाएगी। ठीक है, इसलिए जब आप एक स्रोत आवेश से दूर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र कमजोर होता जाता है, विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता जाता है। और ये होगा E और R के बीच का ग्राफ। ठीक बात। तो इस टॉपिक में हमने विद्युत क्षेत्र का भौतिक अर्थ क्या होता है वो भी पढ़ा, विद्युत क्षेत्र का आंकिक अर्थ क्या होता है वो भी पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़ी, विद्युत क्षेत्र के दो सूत्र पढ़े, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, दो मात्रक पढ़े, और विद्युत क्षेत्र की विमा, विद्युत क्षेत्र की निर्भरता और विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच का ग्राफ। आज के लिए इतना बहुत ज़्यादा है, बहुत काफ़ी है। अगले वीडियो के अंदर
हम विद्युत क्षेत्र से संबंधित बल रेखाएं और एक दो न्यूमेरिकल जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक आप अपने आशियाने के अंदर महफूज रहिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।